जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कंटेंट अभी तक आपको YouTube पर कहीं नहीं दिखा होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए डेली क्लास कर रहे हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि प्रतिदिन 2 वीडियो यानी टोटल 40 वीडियो की सहायता से मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। तो उसी वीडियो सीरीज़ का ये 11वां वीडियो है, यानी 11वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्लास को पढ़ लिया है। तो अभी तक जिस भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो बाबू, आज जो है पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। आज पॉलिटी का लास्ट क्लास है। इससे पहले पॉलिटी मैंने आपको बता दिया है 2-3 वीडियो में, जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं उसको मैं डिस्कस करा दिया है। उससे बाहर आपको परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, इनको डिस्कस करेंगे और इनको याद करेंगे। और जहाँ आप फंसते हैं, जहाँ आपको डाउट होता है, तो मैक्सिमम मैं सभी जगह ट्रिक का यूज किया हूँ, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए और अपने पास एक कलम और कॉपी रखिए, क्योंकि मैं एक हाथ से लिख रहा हूँ और एक हाथ से अपना एयरफोन पकड़ा हूँ, मोबाइल पे वीडियो बनाता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा, तो जो बोलूँगा आप अपने कॉपी पे लिखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ट्रिक, जो ट्रिक मैं बताऊँगा, तो ठीक ना। और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहता है कि इतना आपके लिए मेहनत अगर कोई करता है तो आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद ये हम प्रमुख संविधान संशोधन है, उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाद विवाद। वाद विवाद भी पूछता है परीक्षा में। तो आज आपका पॉलिटी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग फिर साइंस की तरफ बढ़ेंगे। आपको मैं टेलीग्राम पर डाल ही दिया हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो ये आपको याद ही होगा। अनुच्छेद 2 और 3 एक जैसा है, इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है। तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। तो बाबू, जो संसद है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर अगर कोई भी राज्य, बाहरी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकती है। और ये किसका अधिकार है? संसद को अधिकार है। और वही अनुच्छेद 3 में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अपने देश का राज्य है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है, तो वो भी संसद राष्ट्रपति जी को पूर्व सूचना देकर उसका नाम में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो इसको दोनों को कैसे आप याद कर लीजिएगा कि अगर सबसे पहले मान लीजिए कोई दूसरा कोई मिलना चाह रहा है तो हम उसको काट के मिला लेंगे। मान लीजिए अगर पाकिस्तान से इस्लामाबाद आना चाह रहा है तो संसद तुरंत मिला लेगी, ठीक ना, वहाँ से काट कर मिला लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए भारत में कोनो सीमा अपना चेंज करना चाह रहा है, या जैसे कि मान लीजिए तेलंगाना अलग राज्य बना ही है, वैसे ही और किसी का नाम बदल जाता है, जैसे उड़ीसा से ओडिशा हुआ है, तो इस सब का जो अधिकार है वो संसद को है और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देती है। तो इन दोनों अनुच्छेद को आपको रिलेट कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश का पहले अगर कोई दूसरा जगह से दूसरा जगह को अगर अपने देश में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग होगा, और अगर मान लीजिए अपने ही देश से कुछ नाम परिवर्तन करना है, सीमाएं परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलिए, अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 4 में है कि अगर जो ये पहला अनुच्छेद और अनुच्छेद 2 है, इसको संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 होता है, इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि उसमें जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं है साइन करने के लिए, लेकिन इसमें बाध्य है क्योंकि इसमें पहले ही सूचना दे दिया जाता है। मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को हम पहले ही सूचना दे दिए, संसद सूचना दे देती है ना पहले कि हम जा रहे हैं इस राज्य का नाम चेंज करने, तो फिर तो वो बाध्य है। ठीक, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। इतना डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा बाबू, बस मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाइए। बाकी बात करते हैं भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक कि 5 से प्रारंभ, 6 से छूटल, 7 से सातिर, 8 से एडवांस, 9 से नो, 10 से बस, ये बताया था ना। 5 से प्रारंभ मतलब प्रारंभ में नागरिकता, यानी शुरुआत में नागरिकता। प्रारंभ में लिखता है, शुरुआत लिखा है तब शुरुआत मतलब प्रारंभ ही हुआ। ठीक, उसके बाद छूटल। छूटल मतलब बाबू, छूटल मतलब जो अगर भारत का विभाजन जब हुआ था तो कुछ लोग जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में हैं तो उनका ज़मीन वहाँ था, तो जो वहाँ ज़मीन था तो वो बाबू उनकी क्या गलती है, उनकी ज़मीन है तो। लेकिन वो भारत में आना चाहते थे तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी ना। तो वो आज आपको अनुच्छेद 6 के तहत था। अनुच्छेद 7 के तहत क्या था?
7 से 7 तीर। 7 तीर मतलब जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोग चले गए थे पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद उनको पता चला कि अरे ससुरा यहाँ तो गोला बारूद चल रहा है, भागो भागो यहाँ से भागो। तो वो भाग आए, भारत में आए, कहने लगे कि हमको नागरिकता चाहिए। तो अनुच्छेद 7 के तहत उनको नागरिकता दिया गया। इसके लिए परमिट डेट बताया गया, इना कि कब वो आइएगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में एडवांस। एडवांस मतलब जो बाहर के लोग रहते हैं, विदेशों में हमारे देश के लोग रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको भी उनकी जो नागरिकता है इसी के तहत है। ठीक ना, उनका नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 से 9, 9 से 9 आ रहा है। 9 मतलब कि अगर आप विदेश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। और 10 में है बस, यानी बस मतलब कि आपकी नागरिकता बस ऐसे ही बनी रहेगी यदि आप कोई भी देश विरोधी काम नहीं करते हैं तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। 5 6 7 8 9 10 कैसे याद करना है? 5 से प्रारंभ, 6 से छूटल, 7 से सातिर, 8 से एडवांस। एडवांस हम नहीं कहते हैं हम लोग जो विदेशों में रहते हैं, यार बहुत एडवांस है, विदेश में घूम रहा है। वैसे ही 9 से 9 और 10 से बस। वही आपको अनुच्छेद 11 बस याद करना है बाबू कि संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का प्रावधान, यानी जो नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाती है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। अब देखिए इस सब पे ट्रिक नहीं लिखे हैं तो आप अपने कॉपी पे ही लिखिएगा ट्रिक। 5 से आपको प्रारंभ, 6 से छूट लिख दीजिएगा ट्रिक पर, और उसके बाद 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो भूलिएगा कभी कभी नहीं भूलिएगा। ठीक। चलिए भाग 3 जो है मैंने आपको बताया है, ये जितने भी भाग है ना, जैसे कि आपको नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल्स में बताया है। यहाँ मैं अनुच्छेद सिर्फ बता रहा हूँ। तो जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच है। ठीक। इसके तहत 12 से 35 अनुच्छेदों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। 12-13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में उतना नहीं पूछता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में हम लोगों को लिए कितना मूल अधिकार दिया गया है, तो वो कितना दिया गया है बाबू? 6 मूल अधिकार। कितना दिया गया है? 6। तो उसी में सबसे पहले है समानता का अधिकार। कितना? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। कितना है? अनुच्छेद 14 से 18 है। तो अनुच्छेद 14 को जान लेते हैं बाबू। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता और संरक्षण। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आदि के बात पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को धर्म या जाति या फिर लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसरों की समानता, यानी आप सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो बाबू इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। इसके लिए ट्रिक यहाँ लिख जाऊँ छोटा में, बदलाव, BDLAU, बदलाव। बी से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता या संरक्षण। उसके बाद डी से हो जाएगा धर्म, डी से धर्म शुरू होता है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और आपको एल से हो जाएगा लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी। ए से हो जाएगा अस्पृश्यता यानी छुआछूत। और यू से हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो बदलाव इसका ट्रिक है। क्या है ट्रिक? बदलाव। ठीक, बदलाव यानी जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, इसका ट्रिक आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो बाबू जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अगर कोई भी व्यक्ति आदमी बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के 1 में है। वही प्रेस की भी स्वतंत्रता है इसी में, RTI करने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी में है, यानी अनुच्छेद 19 के 2 में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं इकट्ठा होना, यानी आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन कोई आपको हथियार लेकर नहीं जाना है। वही 19 के सी यानी थर्ड में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये जितने भी चीज़ें हैं ये देश विरोधी नहीं होना चाहिए। ये ना कि संघ बना दे आतंकवादी संगठन, भारत आतंकवादी संगठन, ऐसा नहीं बनाना है। ठीक ना, आप बोलने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ बोलने लगेंगे। मान लीजिए कोई आ गया, मान लीजिए आपको चीन के राष्ट्रपति आ गया तो उन पर बोली बोलने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी देश के खिलाफ नहीं बोलना है। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा बननी चाहिए। अनुच्छेद 19 के 4 में है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5 में है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। और 19 के 7 में है आपको 6 समाप्त हो गया संपत्ति का अधिकार। 7वां में है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले मान लीजिए बोलने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलेगा बाबू, तो बोलेगा तो आदमी इकट्ठा होंगे, बोलना शुरू करेगा तो वहाँ आदमी इकट्ठा होंगे, आदमी इकट्ठा हो गए। अच्छा आदमी इकट्ठा हो गए तो अब क्या करेगा? मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आपको नेता बनना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? बोलना शुरू कीजिएगा। तो जब बोलिएगा तो धीरे धीरे आदमी आने लगेंगे, तो आदमी इकट्ठा हो जाएंगे। आदमी जब इकट्ठा हो जाएंगे तो देख लीजिए, आप देखेंगे कि अरे यार बहुत आदमी हो गया, अब संघ बनाया जाता है। चलिए संगठन इसको बनाया जाए, हमारे साथ बहुत लोग हैं तो आप एक संगठन बना लेंगे।
उसके बाद उस संगठन को चारों तरफ लेकर घूमेंगे, अपनी मांग रखेंगे सरकार से, जो भी है। मान लीजिए कोई छात्र दल का नेता बनना चाहता है तो सबसे पहले बोलेगा अनुच्छेद 19 के 1 के तहत, उसके बाद वहाँ लोग आ जाएंगे, तो इकट्ठा हो जाएंगे, यानी सम्मेलन हो जाएगा। उसके बाद एक संगठन बनाएगा, छात्र एकता संगठन बनाएगा। उसके बाद वो चारों तरफ घूमेगा, मांग रखेगा कि हाँ दरोगा की बहाली निकालो, इसकी बहाली निकालो, उसकी बहाली निकालो, ठीक। और यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं कि 19 के 4 में चारों तरफ हो जाएगा, चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भागों में चारों तरफ आप घूम सकते हैं। और उसके बाद 19 के 5 में है किसी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, यानी आप मान लीजिए सगरी घूम लिया तो कहीं ना कहीं रुकेगा ही, दिन भर तो रैली करेगा और कहीं ना कहीं मतलब ठहरेगा ना, तो आपको ठहरने की स्वतंत्रता यानी वहाँ बसने की स्वतंत्रता आपको किस अनुच्छेद में है? 19 के 5 में है। और 19 के 6 जो था संपत्ति का अधिकार वो समाप्त हो चुका है। और 19 के 7 में है किसी भी देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मान लीजिए कहीं ठहरा तो उसको व्यापार करने का मन कर दिया तो व्यापार करने लगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 20, 21, 22। इसको कैसे बाबू याद करेंगे? तो देखिए अनुच्छेद 20 है अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का अधिकार, 21 है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और 22 है आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। तो इसको बाबू कैसे याद करेंगे? देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ट्रिक है आपको आप गिरफ्तार, क्या है? आप गिरफ्तार। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना, अलग अलग मैं बता रहा हूँ ट्रिक, तो उससे घबराना नहीं है। आप एक बार बाबू पढ़ के देखिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। आप गिरफ्तार, आ से हो जाएगा अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का अधिकार, प से हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और गिरफ्तार से गिरफ्तारी संबंधित संरक्षण। आ से हो जाएगा अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का अधिकार, प से हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और गिरफ्तार से हो जाएगा गिरफ्तार से संबंधित संरक्षण, ठीक। वही बीच में है अनुच्छेद 21 के 1, ये संविधान संशोधन के उपरांत जोड़ा गया था। मैं आपको बताऊंगा कौन सा संविधान संशोधन था, यहाँ लिखा भी गया है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का बात बताया गया है, ठीक ना। मैंने ये आपको बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो आपको अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 और 24, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये वेरी इजी है। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम एवं आपको बेगारी पर प्रतिबंध है, प्रतिषेध है, और अनुच्छेद 24 में भी आपको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, ठीक ना, ये भी प्रतिषेध है। तो ये दो अनुच्छेद एक जैसा है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने के प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। तो ये सिंगल आदमी मान सकता है। अगर आपको सामूहिक स्वतंत्रता है वो है आपको अनुच्छेद 26 में। तो सबसे पहले सिंगल आदमी मानेगा, उसके बाद सामूहिक। सामूहिक मतलब कि अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं धार्मिक कार्य, जैसे मान लीजिए नमाज लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो हैं हिंदू लोग हैं वो दुर्गा पूजा रखते हैं, दुर्गा पूजा में हम लोग रखते हैं ना मूर्ति। तो ये सब जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में है कि किसी भी जो विशिष्ट धर्म की आवृत्ति है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी जो धार्मिक चीज़ें हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा ना। मान मंदिर उदिर पर जो लगता है ना पैसा, उसमें जो चंदा आता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में है कि अगर जो सरकारी पैसा से जो भी शिक्षा संस्थान चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये चारों एक ही तरह है, इसको याद कर लीजिए। पहला में है कि सिंगल पर्सन की धार्मिक स्वतंत्रता है, दूसरा में है कि आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, तीसरा में टैक्स नहीं लगेगा, चौथा है कि मतलब जो भी पढ़ाई है धार्मिक शिक्षा है वो किसी भी आपको सरकारी जगहों पर नहीं दी जाएगी। चलिए अगला है आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 है। ये है 29 और 30। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक को वर्गों का हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में है आपको इनके शैक्षिक संस्थान से मतलब बारे में बताया गया है कि ये शैक्षिक संस्थान अपना अलग से चला सकते हैं, और इसके लिए सरकार इनको आपको कुछ मदद भी करेगी। तो जहाँ ट्रिक की जरूरत है बाबू मैं वही बता रहा हूँ। अब फालतू यहाँ ट्रिक की क्या जरूरत है बताइए? अब ये दो अनुच्छेद आपको याद करना है, और अब इसमें आप फालतू ट्रिक लगाएंगे तो फालतू हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 29 है तो आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक है, अनुच्छेद 30 में इनका शिक्षा के बारे में है, तो ये दो अनुच्छेद है याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद 32 है बाबू, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आखिरी हमारा अधिकार है मौलिक अधिकार, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के रीतों का प्रबंधन है। तो मैंने आपको जो 6 प्रकार का आपको बताया है, कौन कौन बताया है? समता का अधिकार, ठीक, यहाँ छोटा करके यहाँ बता रहा हूँ आपको। समता का अधिकार में कितने अनुच्छेद थे? 5। उसके बाद समता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद थे? 4। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद थे? 2। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद थे? 4। उसके बाद आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कितने अनुच्छेद थे? 2। और आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कितने अनुच्छेद थे? 1। तो इसको कैसे याद करेंगे? 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। आप इसको 7 बार बोलिए लगातार, धीरे धीरे 7 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। जैसे नंबर आप उनका याद करते हैं
किनका में तो आप किनका बोल रहा हूँ आपको समझ जाना चाहिए। जैसा उनका आप याद करते हैं ना, फलाने या फलानी का, तो वैसे ही उसको याद कर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार समाप्त किया, अब हम लोग डीपीएसपी की तरफ आते हैं। डीपीएसपी यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक, तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 37 है, जिसमें ये बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है यानी डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 37 से आ रहा है आपको सताना, आ रहा है ना। तो मान लीजिए अगर कोई आपको सताएगा तो आप वाद विवाद कर ही लीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप, उस वहाँ आपको कोई सताने लगे, कुछ करने लगे, तो आप झगड़ा कर लेंगे यानी वाद विवाद कर लेंगे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 है, 38 से आरती आ रहा है। देखिए 38 आरती 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 आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ करके रिलेट, ठीक ना। आरती करके आ रहा है तो बाबू आरती कब होगा? लोक कल्याण करने के लिए। लोक कल्याण के लिए आरती होता है, देखते हैं ना बहुत बहुत मंदिरों में लोक कल्याण के लिए कि हाँ विश्व में शांति हो और हमारे भारत देश में भी शांति हो, तो ये लोक कल्याण करने के लिए आरती होता है। तो अनुच्छेद 38 में आपको लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य, ये बताया गया है। अनुच्छेद 39 में बाबू क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करेंगे कि अनुच्छेद 39 है तो 3 और 9 है, तो 3 और 9 है, अगर 3 से हमको 9 जाना है तो 3 गुना 3 करेंगे, यानी ये भी 3 ये भी 3, यानी समान कार्य कर रहा है समान वेतन उसको मिल रहा है। तो यहाँ से 3 3 से याद कर लीजिएगा कि ये समान कार्य के लिए समान वेतन महिला और पुरुषों को है, ठीक ना। चलिए अनुच्छेद जो 40 है बाबू, तो ये तो सबको पता होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, ये तो भूलने वाली चीज़ नहीं है, इस पर कोई ट्रिक भी नहीं है। चलिए अगला है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में नागरिकों को काम शिक्षा का पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है मनोचित दशा तथा प्रसूति महिला संबंध। उसके बाद अनुच्छेद 43 में है आपको निर्वाह मजदूरी। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो बाबू इसका ट्रिक है द म न। क्या ट्रिक है? दमन। द से कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार, म से महिला प्रसूति या फिर मानव उचित मतलब मनोचित दशाएं, और न से हो जाएगा आपका निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी यानी कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ठीक। यहाँ मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 44 बाबू। अनुच्छेद 44 है आपका एक समान नागरिक संहिता है, जो कि गोवा राज्य में लागू है एकमात्र। तो इसको कैसे याद करेंगे बाबू? तो देखिए 44 में 4 4 है ना जी, 4 4, तो 4 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है, यानी एक बराबर है, तो एक बराबर आपको समान नागरिक संहिता यानी समान है ये दोनों, तो वहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए 45वां बाबू क्या है? 45वां है कि जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, अनुच्छेद 45 में है, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 46 भी याद कर लीजिएगा, SC ST के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपको याद करना है। आप जिस भी आप कैटेगरी से हैं, 1 या 2 तो आप अनुच्छेद याद कर ही लेंगे DPSP का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 47, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? ये परीक्षा में पूछता है, जो परीक्षा में मैक्सिमम पूछता है उसको मैं आपको, अगर कंफ्यूज होते हैं आप तो ट्रिक से याद करा दूंगा। तो देखिए अनुच्छेद 47 में आ रहा है 47, 47 से शैतान, 47 से आप इसको कोरिलेट कीजिए शैतान। तो बाबू शैतान, जब शराब पी लेते हैं लोग तो शैतान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, या ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो शैतान होते हैं वही शराब पीते हैं। तो इसी में इसी के तहत ही आपको बिहार में शराब बंद कर दिया गया है, जहरीली दवाई पर रोक लग जाती है कि आप जहरीली दवाई नहीं बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़, जहरीली दवाई कौन बेचेगा? अच्छे आदमी बेचेगा, शैतान ही ना बेचेगा। तो इससे आप कोरिलेट करके बाबू याद कर सकते हैं। चलिए अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 से है कृषि एवं पशुपालन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 के ए है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण, इसको आप याद कर लीजिएगा दोनों को। अनुच्छेद 49 है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थानों यानी जितने भी राष्ट्रीय संस्मारक है, जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, तो इसको राज्य का कर्तव्य है कि इसको सुरक्षा प्रदान करना और इसकी देखभाल करना। उसके बाद अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका से कार्य विभाजन, ये पूछता है बाबू। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए 50 है तो 50-50, यानी 50-50 हम कर दिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हम 50-50 कर दिए, यानी अलग अलग विभाजन कर दिए, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो भारतीय यूएनओ का सदस्य बना था इसी के तहत बना था। तो अनुच्छेद 51 में है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का अभिवृद्धि का प्रयास करेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का ए है, एक अनुच्छेद 51 के ए में मैंने आपको बताया था 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो यहाँ तक मैं आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के ए बता दिया, यानी अनुच्छेद 51 के ए तक। अब हम लोग बढ़ते हैं भाग 5 संघ। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से लेकर 151, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं आपको याद कराने वाला हूँ, ठीक। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ तो हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है।
तो अनुच्छेद जो 52 से लेकर अनुच्छेद 61 है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और ये चर्चित ट्रिक है। यहाँ से आप लोग राष्ट्रपति के बारे में जितने अनुच्छेद है उसको याद कर लेंगे। उसका ट्रिक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे लिख दीजिए। पकानी पकानी कोका दुयो दशम। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और 5 से 6 बार बोलिए। और आपका परीक्षा में अभी 10-15 दिन बचा हुआ है। प्रतिदिन इन सभी ट्रिक्स को देखिएगा, आपका पूरा अनुच्छेद याद करवा देंगे हम, ठीक ना। एक दिन से नहीं होगा, अभी याद करेंगे तो कल भूल जाएंगे, तो कहेंगे कि सर ट्रिक गलत अजीब बताए थे, नहीं याद हुआ। आप रेगुलर रहिएगा, आप रेगुलर पढ़िएगा तब ना। 5-6 दिन रिवीजन करके देख लीजिए ना। आप हम ही से कहिएगा कि सर आप ट्रिक ऐसा बताए थे कि हम भूल भी नहीं किए। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। कैसे बोलना है? पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका। कुछ भी कीजिए, खाइए पिए सुतिए, कुछ भी आप इसको बोलना है, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। आगे में जो आपको और ट्रिक बताया था, जैसे कि बदलाव हो गया, आप गिरफ्तार हो गए, आरती का ट्रिक हो गया, समान वाला हो गया, दमन हो गया, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जो प से है उसमें है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 53 में है ये कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होंगे, ठीक ना। यानी कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। ये का से हो जाएगा, नी से हो जाएगा इनका निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में। उसके बाद को से हो जाएगा इनका कोटा, यानी निर्वाचन संबंधी पद्धति को कोटा बोलते हैं, कि इनका कोटा कितना निर्धारित किया गया, अनुच्छेद 55 में हो जाएगा। का से हो जाएगा बाबू कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में हो जाएगा। पू से हो जाएगा पुनः निर्वाचन, यानी दोबारा निर्वाचन। या दू है ना, ये पू में पढ़ दिया हूँ। कोका दुयो दशम है, तो दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। उसके बाद यो से हो जाएगा योग्यताएं, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं हैं। द से हो जाएगा दशाएं, अनुच्छेद 59 में दशाएं हैं। स से हो जाएगा शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ है। म से हो जाएगा महाभियोग, अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। तो यहाँ तक आप पूरा देख लिए, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक। जिससे प से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका प्रधान, नी से हो जाएगा निर्वाचन मंडल, को से हो जाएगा कोटा, का से हो जाएगा कार्यकाल, दू से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, द से हो जाएगा दशाएं, स से हो जाएगा शपथ और म से हो जाएगा महाभियोग, ठीक। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं मैंने आपको याद करा दिया। अब चलिए बाबू, हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद को याद करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या अनुच्छेद है, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका अनुच्छेद है, आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ उस का, अब हाथ से लिख रहा हूँ तो समय लग रहा है, उसका निका चूस, उसका निका चूस या उसरा निका चूस भी बोला जाता है। तो हम लोग काल ले लिए हैं इसलिए कि आसान आपको पड़ेगा। उसका निका चूस, तो ऊ से क्या हो जाएगा बाबू? ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद आपको हो जाएगा अनुच्छेद 63 में, ठीक है। अनुच्छेद 63 से बीच में 62 है, जिसमें राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में बात किया गया है। तो उसको छोड़कर हम लोग अनुच्छेद 63 में आते हैं। आप इतना याद कर लीजिएगा कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है, इतना तो याद कर सकते हैं ना। जैसे राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 से शुरू हो रहा है, तो वैसे उपराष्ट्रपति का पद आपका अनुच्छेद 63 से शुरू होगा। स से हो जाएगा कि जो राज्यसभा है, इसके ये पदेन सभापति होते हैं, सभापति। स से सभापति, राज्यसभा का ये पदेन सभापति होते हैं। का से हो जाएगा आपका बाबू कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, अनुच्छेद 65 में है। उसके बाद नी से हो जाएगा निर्वाचन, का से हो जाएगा बाबू इनका कार्यकाल, चू से हो जाएगा इनका चुनाव के लिए हो जाएगा, ठीक 68। स से हो जाएगा इनका शपथ। क्या हो जाएगा बाबू? शपथ। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, स से हो जाएगा आपका सभापति राज्यसभा का से हो जाएगा कार्यकाल। उसके बाद का से हो जाएगा क्या आपको, ये कौन सा है, 63, 64, 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन, 67 का आपका हो जाएगा यह कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है आपको चुनाव, और 100 से हो जाएगा शपथ, अनुच्छेद 69, ठीक ना। आई होप आप याद कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा और PDF से मिलाकर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले अनुच्छेद पर तरफ बढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, इन दोनों को याद कैसे करेंगे बाबू? तो अनुच्छेद 71 में है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी परेशानी है या कोई समस्या है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। वो कहाँ जाएगी बाबू? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मैं पिछले क्लास में भी आपको बताया था। अनुच्छेद 72 मेन है। अनुच्छेद 72 पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो है आपको अनुच्छेद 72 में बाबू। कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 72 में बेहतर आ रहा है, क्या आ रहा है? बेहतर आ रहा है ना, बेहतर। तो जो क्षमा चीज़ है, यानी जो क्षमा वर्ड है या क्षमा किसी को करना, ये बेहतरीन काम है। इससे बेहतरीन कोई काम है? मान लीजिए कोई अगर गलती कर दिया, अगर वो गलती मान लिया कि हाँ भैया हमसे गलती हो गया, तो अगर कोई क्षमा कर देता है तो इससे बेहतरीन कोई काम है जी? नहीं ना। तो आप इसको कोरिलेट कर याद कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति बेहतरीन काम करते हैं किसी को क्षमा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। इसको कैसे याद करेंगे बाबू? तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध, यानी अन्य मंत्रियों की चर्चा अनुच्छेद 75 में है, और इसमें मंत्रिपरिषद का चर्चा है, और मंत्रिपरिषद का मेन मुखिया के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। तो इन दोनों अनुच्छेद को आपको याद करना है। अगला अनुच्छेद है, मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादियों का उल्लेख है। चलिए, जहाँ जहाँ ट्रिक बनने का मतलब बनना चाहिए, उचित है, वही मैं बता रहा हूँ। अब फालतू का किसी भी अनुच्छेद में ट्रिक लगाना सही नहीं है, नहीं तो अनुच्छेद से ज़्यादा आपको ट्रिक याद करना पड़ जाएगा। तो जहाँ उचित है, जो कोरिलेट करके याद करा सकते हैं उसको याद करा ही रहे हैं। आप इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैक्सिमम 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो होगा, तो उसको डाउनलोड करके 2 का स्पीड में देखिएगा। 2 का स्पीड में देखेंगे तो आप एक दिन में भी प्रतिदिन देखेंगे तो 15 दिन में तो एकदम पूरा आपका अनुच्छेद वही याद हो जाएगा। और आपको यकीन दिला दूँ कि जो इस वीडियो में अनुच्छेद बताऊंगा, जितना संविधान संशोधन बताऊंगा, और 12 तो अनुसूची है ही, इसके अलावा आपको परीक्षा में कहीं से भी नहीं प्रश्न पूछेगा, और बिहार पुलिस का किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो 1 डे एग्जाम होता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बाबू? अनुच्छेद 79, 80, 81। अनुच्छेद 79, 80, 81 को याद कीजिएगा। अनुच्छेद 79 मैंने आपको बताया था संसद, 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। ठीक ना? इसका ट्रिक है सरल, बहुत सरल है, सरल। स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, और ल से हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक। अनुच्छेद 82 मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन बताया था ना, जो 84वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, तो उसको याद ही है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन संबंधी उल्लेख। इसको कैसे याद करेंगे? 85 से 55 आ रहा है, यानी जो बहुत 55 बोलते हैं संसद में लोग। सत्रावसान मतलब जो बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है, उसका विघटन किया जाता है। विघटन इसलिए किया जाता है कि बहुत पका पका करने लगते हैं, तो कहते हैं यार विघटित करो यार, चलो ख़त्म करो, सत्र को ख़त्म करो। तो 55 से आप इसको याद कर लीजिएगा कि बहुत पक 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 55 बोलते हैं। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में है बाबू, अनुच्छेद 87 में है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में क्या है? संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादियों का अधिकार। ये भी मैं आपको दोनों अनुच्छेद बताया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 89 में मैंने आपको बताया था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 93 मैंने आपको बताया था लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख। इन दोनों को एक साथ याद करना है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा एक जगह, जिसे जिसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अनुच्छेद 87, 88 एक जगह कर दिया हूँ, 89, 93 एक जगह कर दिया हूँ, वैसे ही आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, बाकी आपको अनुच्छेद ज़्यादा याद नहीं करना है, अनुच्छेद 11, 12 तक याद करना है, उसके बाद यादें नहीं करना है। उसके बाद आपको राज्य वाला तो एक भी अनुच्छेद याद मैं नहीं करने दूंगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बच जाते हैं, जैसे कि 324 हो गया, 352, 56, 300, इसको याद करना है। राज्य वाला तो मैं आपको याद ही नहीं करने दूंगा, आपको तो ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय का उल्लेख। किसका है? संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति की चर्चा, यानी जो 1/10 वाला मैंने आपको बताया था, वो चर्चा है अनुच्छेद 100 में। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे है अनुच्छेद 108 और 110, तो बहुत चर्चित है। संयुक्त बैठक 108 में है। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। वीटो की चर्चा 111 में है। तो इस तीनों का आप एक साथ याद कीजिए। 108 में संयुक्त बैठक, धन विधेयक 110 में। धन विधेयक से आप याद कीजिए, धन रुपया जो होता है हमेशा 10 रुपया मम्मी देती है। अगर कोई मांगिएगा कि मम्मी हमको पैसा दीजिए, जब छोटे बच्चे मांगते हैं तो अक्सर मम्मी 10 रुपये धरा देती है, लो बेटा जाकर खाओ, तो वहाँ से उनको धन मिल गया, तो वहाँ से ट्रिक याद कर सकते हैं। वीटो 111 में है। और ये जो तीनों है इसको एक साथ याद कीजिएगा। 112 में है बजट का उल्लेख। ठीक ना? बजट शब्द नहीं है भारतीय संविधान में, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको बजट बोलते हैं, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 113 में है प्राक्कलन, यानी पैसा कितना लगेगा तभी तो होगा। तो बजट सिर्फ शब्द है 112 में, लेकिन प्राक्कलन का संबंध अनुच्छेद 113 में है। और उसके बाद अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, ये जब तक पारित नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा बजट का। ठीक ना? तो ये आप इसको तीनों को एक साथ याद करना है। चलिए, अगला है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं का चर्चा है। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 में बाबू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में है। इनका संबंध न्यायाधीशों का वेतन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125 में है। यहाँ से आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 129 में है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 137 है कि जो इसका निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन भी किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 137 में पुनरावलोकन के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 143 में है
कि राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो परामर्श किसी भी मामले में देंगे ही, और ये भी बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श दे दिया गया है राष्ट्रपति को वो मानेंगे ही। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें तो याद ही करना है, इसमें कोई आपको मुझे नहीं लग रहा था बताना हो पड़ेगा ट्रिक, और ट्रिक बताने से इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। ज़्यादा पूछता है तो आपको जो अनुच्छेद में लिख दिया हूँ उसको मैं बता दिया हूँ। अगर क्रम वाइज रहता तो मैं आपको ट्रिक याद कराता था, जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे 125 के बाद डायरेक्ट 129 याद कराया हूँ, फिर 137 याद कराया हूँ, 143 याद कराया हूँ। तो इसमें ट्रिक बताना उचित मुझे नहीं लगा है, ठीक ना। बाकी फालतू का ट्रिक मैं आपको कोई भी नहीं बताया हूँ, जो भी बताया हूँ आपको डायरेक्ट परीक्षा में याद आएगा। अनुच्छेद 148 जान जाते हैं बाबू। अनुच्छेद 148 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा है अनुच्छेद 148 में। चलिए, यानी कैग की चर्चा, सीएजी की। अब बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237 है। इसको कैसे याद करना है बाबू? तो देखिए, अनुच्छेद 152 में क्या है, पहले राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की बात किया जाता है तो पहले राज्य की परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 100 आपको 59 तक, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 तक बाबू क्या करना है, इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, राकानी कायोसस। राकानी कायो सस, ठीक। राज से हो जाएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल का पद। का से हो जाएगा ये कार्यपालिका का प्रधान होंगे। नी से हो जाएगा इनका नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं, इनकी नियुक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन होता है, ठीक। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, सॉरी राष्ट्रपति करते हैं। तो इनकी नियुक्ति के बारे में हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा आपका इनका कार्यकाल, यानी अनुच्छेद 156 में कार्यकाल हो जाएगा। उसके बाद इनकी योग्यताएं हो जाएगी। उसके बाद इनका जो शर्त है वो हो जाएगा। उसके बाद इनका शपथ हो जाएगा। तो यहाँ आपको इस ट्री को देख लेना है, राकानी कायोसस, राकानी कायोसस। इसको 6-7 बार पढ़िए, अपने कॉपी में लिखिए, याद हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे का जो बाबू ट्रिक है उसको मतलब वो है अनुच्छेद है, उसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 161 से लेकर आपको जितने अनुच्छेद है, एक को छोड़कर यहाँ जो है आपको अनुच्छेद 169, इसको छोड़कर आपको जितने अनुच्छेद है उसको कैसे याद करना है कि जो वहाँ संघ में था। जैसे कि मान कर चलिए कि 72 में क्या था, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ 72 में क्या था। तो 72 में आपको क्षमादान शक्ति आती थी ना, कि बेहतरीन काम कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति। उसमें बाबू आपको नवासी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? नवासी जोड़ देना है। तो 72 में आप नवासी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 8 7 15 116, यानी 161। यानी 161 में भी क्षमादान शक्तियाँ होगी। तो देखिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है 161 में, ठीक। वैसे ही मैं आपको एक और बता रहा हूँ, एक और आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि वहाँ बाबू कितने में था आपको ये मंत्रिपरिषद, कितने में चर्चा था? तो 74 में था ना मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का चर्चा 74 में, इसमें आप नवासी जोड़िए। नवासी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 8 7 15 116, 163, यानी 163 में देखिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यानी राज्य में। वैसे ही एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 76 में क्या था। अनुच्छेद 76 में बाबू याद कीजिए, अनुच्छेद 76 में था महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में नवासी जोड़ते हैं हम लोग बाबू, देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 76 में नवासी जोड़ेंगे तो 9 6 15 8 7 15 116, 165 में देखिए यहाँ का महाधिवक्ता के बारे में बात किया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो अनुच्छेद 72 है, एक बार ट्रिक को अच्छे से समझिए। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं पानी पी ले रहा हूँ, गला फंस रहा है। हाँ, तो 72 से लेकर आपको 111 अनुच्छेद तक, 72 से लेकर 111 अनुच्छेद तक जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बताए थे बाबू। उसमें आप अगर नवासी जोड़ देते हैं, कितना बाबू? नवासी जोड़ देते हैं, तो हू बहू आपके राज्य में जो अनुच्छेद होगा, वो जो संघ में चर्चा था वही राज्य में हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया। जैसे मान कर चलिए कि विधानमंडल के बारे में, तो अगर जो विधानमंडल में है वो संसद का बात होगा, होगा ना जी। तो संसद की बात अनुच्छेद 79 में की गई थी, 79। इसमें अगर नवासी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 8 7 15 116, 168। देखिए 168 में विधानमंडल है, ठीक ना। तो कितना ईजी है, आपको बस नवासी वाला याद करना है। कितना कितना अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद आपको 72 से लेकर 111 तक, 72 से लेकर, एक सेकेंड, 72 से लेकर 111 तक। लेकिन इसका अपवाद क्या है बाबू? अनुच्छेद अपवाद है आपको 82, इसलिए कि अगर 82 में आप 89 जोड़िएगा तो वो आ जाता है आपको 100, क्या आ जाता है? 9 2 11 और 8 8 16 117, 171 आ जाता है। जबकि 82 में आपका था कि सीट नहीं बदला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 171 में वो चीज़ है नहीं। तो इसी को आपको बस याद करना है कि ये चीज़ इसमें नहीं है।
देखिए, अनुच्छेद जो 168 है वो विधानमंडल का चर्चा है। अनुच्छेद 169 यही बीच में आ जाता है, जिसमें कि विधान परिषद को बनाना और भंग करने के बारे में किया गया है, ठीक ना। उसके बाद आगे के अनुच्छेद सब चीज़ वही हो जाएंगे, सब चीज़ आपको, जैसे कि मान के चलिए कि 87 में विशेष अधिवेशन था ना राष्ट्रपति जी का, तो इसमें आप जोड़ दीजिए 89, जोड़िए, देखिए 9/7/16, 8/7/16, 117, 176 में विशेष अधिवेशन हो गया इनका। उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था, तो विधानसभा किससे रिलेट करता है, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि वो लोकसभा से रिलेट करता है ना जी। तो लोकसभा से कर रहे हैं, हाँ रिलेट तो लोकसभा से करता है, लेकिन अगर उसको जोड़ना हो तो उसमें कैसे जोड़ेंगे, जहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनुच्छेद कितना था, वो था 89। 89 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 8 8 16, 117, तो 178 में आपको है विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। वो कितना में था बाबू, लोकसभा वाला, तो लोकसभा वाला था, इसको हम काट देते हैं, मैं समझाने के लिए सब चीज़ कर रहा हूँ, काट देने दीजिए, उसके बाद समझा रहा हूँ अच्छे से। लोकसभा वाला कितना था, तो 93 में था, तो 93 में अगर 89 आप जोड़िएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 8 9 8 17, 1 18, तो 182 में है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो वहाँ 98 में था आपका सचिवालय के बारे में, तो यह 98 में आप जोड़ लीजिएगा, नवासी ये आ जाएगा। वहाँ 100 में था, तो 100 में नवासी जोड़िएगा तो क्लियर है कि आपको यही आ जाएगा गढ़पूर्ति वाला। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जितना भी मैंने आपको अनुच्छेद संघ में बताया था उसमें बस 89 जोड़ना है। और ये ट्रिक आपको कहाँ से कहाँ तक लागू होता है, अनुच्छेद 72 से लेकर अनुच्छेद 111 तक के बीच, अनुच्छेद 72 से अनुच्छेद 111 के बीच। चलिए आगे जो 111 के बाद है, अनुच्छेद 111 के बाद है, इसमें बाबू आपको 90 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 90, उसमें नवासी जोड़ना था 89, और इसमें 90 जोड़ना है 89, ठीक, सॉरी 90 जोड़ना है 90। कैसे, तो देखिए उसमें आपको किसमें मतलब संघ में आपको मैं क्या बताया था, उसमें बजट किस अनुच्छेद में था, तो बजट उसमें आपको 112 में था। तो देखिए 112 में आप 90 जोड़िए, जोड़ कर देखिए, तो 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी 202। तो देखिए अनुच्छेद 202 में बजट है। वही अगर बात की जाए अध्यादेश के बारे में, तो उस समय आपको अध्यादेश में कितना अनुच्छेद में बताया था कि अध्यादेश है, तो अनुच्छेद आपको मैं बताया था अध्यादेश 123 में बताया था ना जी, 123 में। इसमें देखिए 90 जोड़िए तो कितना रहा, देख लीजिए एक बार, ये आ जा रहा है 3 9 2 11, 1 1 2 213। देखिए अनुच्छेद 213 में है अध्यादेश राज्यपाल द्वारा। अगर वही बात किया जाए, हम लोग बात करते हैं आपको ये क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में, यानी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जाता है। 124 में कौन था, सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें अगर हम 90 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 214 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये जितने भी आपको अनुच्छेद हैं वहाँ से आपको याद कर लेना है 124 तक, ठीक। यानी 112 से लेकर आपको 124 तक का अनुच्छेद को आप बस 90 जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 226, जो कि आपको मैंने मूल अधिकार वाले वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत सॉरी वो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, ठीक ना। अगला है अनुच्छेद 233, जिसके तहत आपको जिला न्यायाधीशों यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये मैंने आपको राज्य वाला भी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, संघ वाला अनुच्छेद 1 से लेकर 6 तक सबको याद करवा दिया, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जितने भी उसके अलावा अन्य अनुच्छेद बचते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अन्य जितने अनुच्छेद हैं उसको देखते हैं, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ मैं ट्रिक से आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरेटरी है, इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में बाबू, तो वो है अनुच्छेद 239। चलिए इसको हम लोग टिक कर देते हैं। अनुच्छेद 243 के बहुत सारे क ख ग घ ऐसे हैं, तो उसमें पंचायतों का उल्लेख है, ठीक ना। अनुच्छेद 245 याद करने लायक है। अनुच्छेद 245 बाबू, अनुच्छेद 245 में क्या है, तो अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, अनुच्छेद 245 में। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में। तो अवशिष्ट शक्तियाँ अब अगर आपके दिमाग में आप नहीं जानते होंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, तो मैं आपको ये अवशिष्ट शक्तियाँ भी बता देता हूँ। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ होता है कि जब संसद जब संविधान बना था तो उस समय जो परिचालन में नहीं था लागू होते समय, जैसे मान लीजिए साइबर हो गया, ऑनलाइन चीज़ हो गया, इसरो हो गया, एटम अगर परमाणु बम हो गया, तो ये सब उस समय तो था नहीं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ है ना, ये संसद के में नहीं था, संसद में नहीं था। इसके कानून, इसके तहत जो संसद है इसमें कानून बना सकता है, अनुच्छेद 248 हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में क्या है कि जो राज्य सूची के विषय में है, राष्ट्रहित के विषय में राज्य सूची में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा है वो संसद को देती है। तो ये आपको अनुच्छेद 249 बहुत बार पूछता है, कितने वर्ष के लिए कानून, तो मात्र 1 वर्ष के लिए, वो कानून जो रहेगा 1 वर्ष के लिए मान रहेगा, ठीक।
चलिए अगला है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 में है दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 252 है, यानी दो या अधिक राज्य सहमति से संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में, वो है आपका अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों के संबंध में संसद कानून बना सकती है, यानी अगर मान लीजिए कोई विदेश की फैक्ट्री आ रही है, अगर बिहार में ही खोलनी है, अगर नीतीश कुमार जी कह देंगे कि नहीं हम नहीं खोलने देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। संसद अगर कानून बना देगी तो उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। अनुच्छेद 257 बाबू क्या है, अनुच्छेद 257 जानते हैं, तो अनुच्छेद 257 है कुछ दशाओं में संघ का राष्ट्र पर नियंत्रण। इसमें इसका मतलब क्या हुआ बाबू, तो जैसे देख लीजिए कि जो रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया और जो बैंक हो गया जैसे एसबीआई, ये सब केंद्र सरकार की है ना जी, केंद्र सरकार की है, लेकिन संचालन उसका कौन करता है, राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार करता है ना संचालन। तो वही है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। चलिए अगला है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में क्या है, तो जो अंतर्राज्यीय नदियाँ है इससे जल संबंधी विवादों का न्याय का निर्णय अनुच्छेद 262 में है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अनुच्छेद 263, इसी को ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं ना, अनुच्छेद 262 को। अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 263 इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख। इसका अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, पीएम। तो ये भी परीक्षा में पूछ देता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 266। देखिए बाबू, अनुच्छेद 266 जो है वो भारत की संचित निधि का उल्लेख है। किसका है, संचित निधि। और वही अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है, ठीक ना। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। ये सब जो है ये अन्य अनुच्छेद हैं। यहाँ मैं आपको लिख दिया हूँ अन्य अनुच्छेद, यहाँ से शुरू किया हूँ अन्य अनुच्छेद। यहाँ देख लीजिए, यहाँ अन्य अनुच्छेद शुरू है ना, तो यहाँ से मैं अन्य अनुच्छेद शुरू किया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, लगातार नहीं है। जैसे अनुच्छेद 280 के बाद डायरेक्ट 300 का ए है, वैसे ही। तो 280 मैंने आपको बता दिया वित्त आयोग का गठन। 301 संपत्ति का अधिकार है, जो कि आपका मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 312 में है आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक कार्यों के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए अनुच्छेद 323 ए है। उसके बाद मैंने आपको बताया था निर्वाचन वाले वीडियो में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। 326 अनुच्छेद में वयस्क अधिकार, निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार, ठीक ना। चलिए अनुच्छेद 329 में है निर्वाचन संबंधी जो मामले में है वो न्यायालय का हस्तक्षेप का उल्लेख अनुच्छेद 329 में है। आगे देख लीजिए, ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये एक जैसे हैं। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। पहले लोकसभा में SC ST को आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 31 में है आपको लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 332 में है कि विधानसभा में लोग SC ST को आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन को। तो ये जो चारों अनुच्छेद है ये एक जैसा है। पहले लोकसभा में SC ST को आरक्षण दिया गया है 330 के तहत, उसके बाद 31 में एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। उसके बाद विधानसभा में 32 के तहत आरक्षण दिया गया है SC ST को, और 33 के तहत एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो अनुच्छेद 338 इसमें है SC के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी अनुसूचित जाति SC कमेटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में है। ST कमेटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के ए में है। और OBC के लिए आपको 338 के बी में है, ठीक ना। 338 बी या 340 होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, ध्यान पे नहीं आ रहा है। 338 बी या फिर 340 भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक। चलिए आगे है 343 में क्या है, 343 में है संघ की राजभाषा का उल्लेख। क्या है, संघ की राजभाषा का उल्लेख 343 में है। और वही अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो ये पूछेगा परीक्षा में, तो इसको आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपातकाल से, ये जो तीनों अनुच्छेद है आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। तो पहले राष्ट्रीय आपात होगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन होगा, मतलब पहले राष्ट्र आपात, उसके बाद पहले राज्य में आपात। राज्य मतलब राष्ट्रपति शासन, राज्य में आपात मतलब जो वहाँ का मेन होगा वो राज्यपाल होंगे, और उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और अंत में 360 में हो जाएगा आपको वित्तीय आपात। इसमें 4 साथ जोड़िएगा, 352 में 4 जोड़िएगा 56, 4 जोड़िएगा 60 हो जाएगा। इसको आप कैसे भी याद कर लीजिएगा। और सबसे आखिरी अनुच्छेद है 368, हम लोग आज का वीडियो का आखिरी अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 में मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन है, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे बाबू, इनसे बाहर आपको अनुच्छेद नहीं पूछेगा। मैंने आपको सारे अनुच्छेद बता दिए हैं, इससे बाहर आपको अनुच्छेद अब नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी से अनुसूची को देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 1 घंटा में हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अनुसूची। संविधान में 12 अनुसूची है वर्तमान में। इसका आपको PDF चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर।
वर्तमान में 12 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक ना। तो चलिए, जो प्रथम अनुसूची है इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी जितने हमारे देश के जितना राज्य है और जितना यूनियन टेरिटरी है उसकी चर्चा अनुसूची प्रथम में है। तो ये तो वेरी इजी है, आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद दूसरी और तीसरी है, इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि दूसरी में कभी आदमी सोच लेता है वेतन है, कभी दूसरी में शपथ सोच लेता है, तो वही कन्फ्यूज रहता है कि दूसरी में वेतन है कि शपथ है। तो देखिए बाबू, आप बस अपने दुबे जी दोस्त को याद कीजिए, जो दुबे जी आपके दोस्त हैं उन्हीं को याद करना है। बस दुबे जी को याद कर लीजिएगा तो मान लीजिए ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दू से हो जाएगा दूसरा और वे से हो जाएगा वेतन, तो दू से हो जाएगा दूसरा और वे से हो जाएगा वेतन, यानी दूसरी अनुसूची में वेतन है और अपने आप तीसरी में शपथ हो जाएगा, ठीक ना। इन्हीं में आप कन्फ्यूज होते हैं, हमको पता है, इसलिए कि हम भी एक कैंडिडेट रह चुके हैं और अभी भी तैयारी करते हैं अपने जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कन्फ्यूज होता हूँ तो इसी को याद कर लेता हूँ। और जो शपथ है बाबू ना, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की चर्चा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अलग से अभी अनुच्छेद बताया है ना कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए किस अनुच्छेद में शपथ है, ठीक। तो ये इसमें दूसरे में हो जाएगा आपका संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन और इसमें शपथ हो जाएगा। चौथी में बाबू, तो चौथी में आपको राज्यसभा की सीटों की चर्चा है, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अगर कहीं 4 लोग जुट गए, मान लीजिए कहीं 4 लोग जुट गए, तो वहाँ सभा अपने आप जुट जाएगी, सभा अपने आप बढ़ जाएगी। 4 लोग जा रहे हैं, सभा जुटाने की जरूरत है, अपने आप लोग आने लगते हैं, सभा जुट जाती है। मान के चलिए गाँव गाँव देहात में नहीं देखते हैं कि 4 लोग आकर ताश खेलने लगते हैं, ताश पत्ता खेलने लगते हैं, तो बहुत लोग आकर देखने लगते हैं कौन हारा है कौन हारा है, चिढ़ाने के लिए, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। पाँचवीं में है बाबू SC/ST के प्रशासन का उल्लेख, तो पाँचवीं कैसे याद करेंगे? तो देखिए, SC में आपको ऐसे आ रहा है ना, एस 5 जैसा है लग रहा है, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। पाँचवीं और जो छठी भी है एक जैसा है, क्योंकि ये पाँचवीं है पूरे भारत में SC/ST के प्रशासन के बारे में कहा गया है, और छठी में आपको पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के SC/ST के प्रशासन की चर्चा किया गया है। तो आप इसको लगातार याद कर लीजिएगा, पाँचवीं में हो जाएगा SC/ST प्रशासन और छठवीं में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के SC/ST का प्रशासन। और वो कौन से राज्य हैं? वो हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपको परीक्षा में पूछता है कि इसमें से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में नहीं है, तो इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिए, अमित्रम। कौन बाबू? अमित्रम। अ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, में से आपको हो जाएगा मेघालय, में से हो जाएगा मेघालय। आपको परीक्षा में नागालैंड, ठीक ना, नागालैंड और मणिपुर, यही 2 ऑप्शन देगा जिसमें कि जो कि नहीं है इस अनुसूची में, तो आप इसको देख लीजिए। नागालैंड, एक मैं ट्रिक आपको और बताने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये आपको भारत का वो हो गया, क्या बोलते हैं, मैप हो गया। इस यहाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ हो गया नागालैंड, और ये हो गया आपका मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम। तो इसका ट्रिक है नमामि। क्या हो गया बाबू? आप सुने होंगे स्लोगन नमामि, ठीक ना। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका सबसे पहले नागालैंड आता है, उसके बाद मणिपुर आता है, उसके बाद मिजोरम आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बांग्लादेश से सीमा नहीं लगता है, बांग्लादेश से सीमा आपको इन्हीं राज्यों का लगता है जो मैं आपको अभी बताया हूँ, असम का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, मेघालय का, और एक तो उसका भी लगता है, वेस्ट बंगाल का भी लगता है। तो वेस्ट बंगाल तो पूर्वोत्तर भारत में है नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में है नहीं, तो आप इसको कोरिलेट कैसे भी याद कर सकते हैं, या अमित्रम भी आपको अगर याद हो रहा है तो यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए, 7वीं अनुसूची में क्या है बाबू? शक्तियों का विभाजन। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, 7 में 7 आ रहा है और शक्तियों में अगर क हटा देंगे बीच में तो इसमें भी सतियों आ रहा है, यानी 7 आ रहा है, यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में है, राज्य सूची में 61 विषय वर्तमान में है, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक। चलिए, 8वीं अनुसूची तो बाबू आपको याद कराने की जरूरत है ही नहीं, मैं कितनी बार आपको बताया हूँ, आप अभी पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो इसको कितनी बार पढ़े भी होंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में 14 भाषाएँ थी और 8 जो संविधान संशोधन के उपरांत जोड़ी गई है, टोटल भाषा कितनी हो गई हैं? 22 भाषा हो गई हैं, ठीक ना। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है। चलिए, अगला है 9वीं 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9 यानी भूमि अधिग्रहण के बारे में किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। इसको कैसे याद करेंगे? तो आप इसको भूमि अधिग्रहण को कोरिलेट कीजिए। मान लीजिए किसी का भूमि है तो आप अधिग्रहण कर सकते हैं, बिना उसको बताए तो नो नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ये बाबू आपको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, ठीक ना। यही चारों जोड़ा गया है, पहले 8 गो था, बाद में 4 गो जोड़ा गया है। 10वीं जो अनुसूची है बाबू, वो दल बदल की चर्चा है इसमें। यह संविधान संशोधन आपको 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आगे है 11वीं और 12वीं, मैंने आपको बता दिया था। 11वीं में पंचायती राज है, 273वां 1992 में जोड़ा गया। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया, ठीक। तो हम लोगों ने आपका जो अनुसूची था उसको भी क्लियर किया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा में जो संविधान संशोधन है ना, वो मैक्सिमम पूछता है उसका क्रम, जैसे कि पहला, चौथा, 26वां, 46वां, 42वां संविधान संशोधन, उसका
तिथि नहीं पूछता है। जैसे ये नहीं पूछेगा कि 1962, 1963, ये नहीं, क्रम पूछता है। तो मैक्सिमम हम लोग जो ट्रिक यहाँ यूज कर रहे हैं क्रम के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए, जो पहला संविधान संशोधन है ये तो आपको याद होना चाहिए, और मैंने आपको याद भी कराया है कि इसमें के अंतर्गत आपको नवी अनुसूची जोड़ी गई है। सातवां जो संविधान संशोधन है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किए जाने के लिए ये सातवां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश आपका पहला राज्य बना देश का भाषाई आधार पर। उसके बाद ये दोनों आप याद कर लीजिए, ये दोनों ईजी हैं। पहला तो मैंने आपको याद ही करा दिया है, याद होना भी चाहिए। और सातवां आप याद कर लीजिए कि भाषाई आधार पर एक साथ गठन करने के लिए 7 से हो जाएगा एक साथ, याद कर लीजिए कि 7 मतलब 7 7, तो एक साथ सारे राज्य भाषाई आधार पर गठन करने के लिए मांग करने लगे। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है 10वां, 12वां और 13वां, इनका आपको बस ये क्रम याद करना है, 10, 12, 13। हाँ, ये डेट इसको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, ये याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जो 10वां है, इसके तहत जो दादर नगर हवेली है, इसको भारत में मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, ठीक ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, 10वां में दास आ रहा है, क्या आ रहा है, दास, और दादर नगर हवेली में हवेली आ रही। तो आपको पता है बाबू, जो दास दासी रहती हैं वो बड़े बड़े हवेलियों में काम करते हैं ना, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला है 12, 12वीं है, तो 12 से आ रहा है बाहर, क्या आ रहा है, बाहर। और दमन दीव से आ रहा है आपका दामन, दामन आ रहा है। तो जो लोग होते हैं तो बाहर अपन पूरे पूरे दामन को बाहर फैलाए रहते हैं, मांगते हैं, जो भिक्षा मांगते हो अपने दामन को फैला देते हैं कि भैया हमको भिक्षा दे दो। तो आप उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। 13वीं से हो जाएगा 13, यहाँ मिटिक जा रहा है, मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ। 13वीं से क्या हो जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा बाबू, 13वीं। और नागालैंड में नाग है ना, अगर किसी को नाग काट देगा, यानी सांप काट देगा, सर्प काट देगा, तो उसका 13वीं निश्चित है, सबसे पहले मरेगा, उसके बाद उसका 10वां होगा, काम क्रिया होगा, 13वीं होगा, ब्रह्मभोज होगा। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट और सारे हैं उसको हम लोग देखते हैं, संविधान संशोधन को। देखिए, आगे ये तीनों संविधान संशोधन आपको एक साथ याद करना है। कौन कौन, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 8 अनुसूची क्या बोलते हैं, 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं ना, वो यही है। जो 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, वो उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। इसका ट्रिक है नमक, क्या है ट्रिक, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो वो कब जोड़ी गई, 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। टोटल 8 भाषाएं आपको 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। पहले 14 थी, वर्तमान में आपको 22 भाषाएं हो गई हैं। चलिए, अगला है बाबू 18वां है 18वां संविधान संशोधन, ये है 1966 में। तो ये आपको डेट याद नहीं करना है, इसका भी डेट याद नहीं करना है, इसका भी डेट याद नहीं करना है, यानी जिसका डेट याद नहीं करना है उसको मैं काट दे रहा हूँ। इसका सिर्फ क्रम याद करना है। तो 18वीं संविधान संशोधन में बाबू क्या हुआ था, तो इसके तहत पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। इसको कैसे याद करेंगे, तो 18 से आ रहा है 18, और पंजाब से आ रहा है जॉब। देखिए, पंजाब में जॉब आ रहा है, तो बाबू जॉब के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। जॉब के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 22वां। तो 22वां को कैसे याद करेंगे बाबू, तो देखिए 22वां में बारिश आ रहा है, 22, बारिश, 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 जो कोरिलेट कीजिए, 22, बारिश, बारिश आ रहा है। और मेघालय में मेघ आ रहा है, यानी अगर मेघ है यानी बादल गरजेगा तभी तो बारिश होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 26वां में 26 आ रहा है, और यहाँ पर देखिए भूतपूर्व देशी रियासत की उपाधि व प्रीमियर्स की समाप्ति, यानी इनके जो उपाधि थी देशी रियासतों की, इनकी समाप्त की कर दी गई, इनकी उपाधि समाप्त की कर दी गई। तो इनका जो छवि था वो धूमिल हो गया, छवि कम हो गया, छवि खराब हो गया। तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के महत्वपूर्ण हम लोग संविधान संशोधनों को देखते हैं। आगे है ये, इन दोनों को एक साथ याद करना है बाबू। 35वां जो संविधान संशोधन था 1974 में, इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। बाकी उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, यह डेट जो है उसको याद करना है, जो मैं डेट पर टिक मारा हूँ उसको याद करना है, और जिसको काट रहा हूँ नहीं याद करना है। तो 36वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। डेट भी याद कर लीजिए, 16 मई 1975, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में आपका जो वोट डालने का है एज, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। और इलेक्शन कमीशन में जो सदस्य 1 थे उससे 3 कर दिया गया, ठीक ना। चलिए इन दोनों अनुच्छेदों को एक साथ याद करना है। अनुच्छेद 69वां में है आपको NCR तथा दिल्ली व पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया। और 17वां अनुच्छेद 1992 के तहत जो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन था, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। चलिए
आगे मैं इस चीज़ को आपको बताया ही हूँ कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां 1993 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, चलिए आगे मैं इस सबको भी आपको बता दिया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ कि 84वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो सीट है वो 2026 तक नहीं चेंज होगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो अनुच्छेद 21 का क था, यानी 6 से 14 वर्षों के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, और तथा 51 का क में जो मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 91वां संविधान संशोधन 2003, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। इसमें मंत्रिमंडल का आकार ये बताया गया है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ना कि खाली मंत्री ये बना दे पैसा लूटने के लिए कि हाँ झाड़ू मंत्री, कचरा मंत्री, ये मंत्री वो मंत्री, ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल का जो आकार है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाबू ये परीक्षा में पूछता है, इसको याद कर लीजिए एक साथ, और मैं आपको याद भी करवा दूंगा। देखिए जो 65वां संविधान संशोधन है, ये इसमें आपको डेट रेयरली का केस में पूछेगा, लेकिन संशोधन जरूर पूछ देगा। अगर डेट पूछता भी है ना कभी कभी, देखिए क्या हुआ है, अगर मान लीजिए अगर इसका पूछेगा कि एशिया आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ऑप्शन में रहेगा 65वां संविधान संशोधन 1990, 89वां संविधान संशोधन 2003। तो डेट आपका साथ में रहेगा ही, क्रम सिर्फ आपको याद करना है, ठीक ना। बाकी अगर बहुत ज़्यादा रेयर होगा, बहुत हार्ड करना होगा, तब नहीं पूछेगा, तब उसको ऑप्शन में वो डेट नहीं देगा। चलिए तो 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत एशिया आयोग, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एसटी आयोग, और 102वां संविधान संशोधन के तहत 2018 में ओबीसी आयोग, और जबकि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बाबू इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए कि आप, ठीक है अभी वीडियो का समय है, मान लीजिए कि आपके बीपीएससी का पेपर देने गए हैं, ठीक, बीपीएससी का पेपर देने गए हैं, और बीपीएससी के पेपर में बाबू एससी का कट ऑफ कितना गया है 65, कितना गया है 65। वही एसटी का कट ऑफ बाबू कितना गया है, वो गया है 89, कितना गया है 89। ओबीसी का कट ऑफ 102 गया है, और आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया है 103। बस आपको यही याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। कट ऑफ हमेशा याद रहता है, कट ऑफ हमेशा याद रहता है, किसी को भूलता नहीं है कि हाँ हम 103 लाए थे, 104 कट ऑफ गया था, एक नंबर भी ना रह गए थे, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रहता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि एससी का कट ऑफ 65 गया था, एसटी का 89 गया था, ओबीसी का 102 गया था, और 103 गया था ईडब्ल्यूएस का। 2-4 बार याद कर लीजिएगा ना, तो नहीं भूलिएगा, बाकी ऐसे रटते रहिएगा, परेशान हो जाइएगा, नहीं याद होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे जो भी इम्पोर्टेंट आपको संविधान संशोधन है उसको देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक ना, लघु संविधान या मिनी संविधान, आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 को। चलिए इसके बारे में बात करते हैं बाबू। तो ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और इसको लोकतंत्र की हत्या का भी श्रेणी दिया जाता है। इसमें थोड़ा अटपटा सब चीज़ किया गया, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें भारत को एकात्मक बनाने की बात की गई, भारत को एकात्मक बनाने की बात की गई। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया। प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 3 शब्द जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है स अप। 10 मूल कर्तव्य इसी के तहत जोड़ा गया था। वर्तमान जो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या नहीं थी, यानी प्रारंभ में मूल कर्तव्य के बारे में बात नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, और 11वां आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसमें राष्ट्रपति का जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे, यानी अगर राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक आप भेजते हैं, संसद भेजती है, तो उस पर साइन करना उनको बाध्य मान दिया गया। इसमें वो पुनर्विचार के लिए फिर संसद को नहीं भेजेंगे, ठीक। चलिए उसके बाद इसी में आपको बताया गया कि आपातकाल जो है और जो लोकसभा है वो पीएम के सलाह पर भंग होगा, यानी आपातकाल पीएम के सलाह पर मतलब आपातकाल लगेगा, और लोकसभा भंग भी पीएम के सलाह पर होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कह दिया गया, आंतरिक अशांति का आधार पर आपातकाल कह दिया गया। और इसी के तहत आपको आर्टिकल 39 के क और 48 के क जोड़ा गया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद कर लेना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या हुआ था, ठीक। चलिए आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के समय, जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार के बाद आते हैं कौन, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, इनके बारे में मैं इकोनॉमिक्स में भी बताया हूँ। तो ये जो हैं ये बाबू उसमें थोड़ा सुधार करते हैं। क्या सुधार करते हैं, ये आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, यानी सशस्त्र विद्रोह के समय आपको आपातकाल के बारे में बता देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर देते हैं, और आपातकाल जो है वो पीएम के सलाह पर नहीं आएगा, मंत्रिमंडल के सलाह पर लाई जाएगी। ये थोड़ा सुधार करते हैं। बाकी इन्हीं के समय अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया, यानी संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए यहाँ आपको लास्ट में आपको मैं और बता दे रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं संविधान संशोधन है, इसको भी देख लीजिए। 99वां संविधान संशोधन 2014 में एनजेसी के बारे में चर्चा की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश से भूमि विवाद समझौता था।
121वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। बाकी याद कीजिए चाहे ना कीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसमें ये जितना मैं दिखा रहा हूँ इसमें से आपको 100 इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2016 में जीएसटी के बारे में बताया गया। 122वां विधेयक था। सब विधेयक पास थोड़ी ना होता है। देखिए 101वां संशोधन था और 122वां विधेयक था। विधेयक मैंने आपको बता ही दिया जब बता रहा था कि सब जो ड्राफ्टिंग बनती है उसके बाद विधेयक होता है, उसके बाद एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो ये 122वां विधेयक था, जबकि आपको कौन सा संशोधन था 101 के बाद। 102 बता ही दिया कि 102 किसका कट ऑफ गया है, ओबीसी का। 103 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है, वो बता दिया। और उसके बाद 104वां याद कर लीजिए, जो 104वां आपका संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो एसटी और SC/ST का सीट था वो 2030 तक बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो आई होप आपको मैंने जितना भी बताया है बाबू संविधान संशोधन रिकॉल हो गया होगा, याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो आप वीडियो को देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा डाउनलोड करके। इस वीडियो को एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न तो आपके परीक्षा में 100% पूछेगा, वो बिहार पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, ठीक। कोई भी एग्जाम हो, 1 डे एग्जाम हो, और इनसे बाहर आपको नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए हम एक बार फिर एक बार इसको भी देख लेते हैं बाबू। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हम क्यों छोड़ेंगे, हम सोचेंगे इसको भी हम कवर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए इसको कवर कर लेते हैं, देख लीजिए। वाद विवाद है तो प्रस्तावना में बेरूबारी वर्सेस भारत संघ 1960 में संविधान का अंग नहीं माना है, ठीक ना। मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि बेरूबारी वर्सेस भारत का संघ में संविधान का अंग नहीं माना है प्रस्तावना को, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल में 1973 में संविधान का अंग माना है। यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें भले परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान का अंग प्रस्तावना को माना है। ये बात मैंने आपको प्रस्तावना वाला में बताया था। मौलिक अधिकार से संबंधित वाद विवाद देख लेते हैं बाबू। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब में क्या हुआ था कि संविधान के किसी भाग में भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967 में क्या कहा गया कि मूल अधिकार में आप लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं, मूल अधिकार में आप लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। वही केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में क्या किया गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी संशोधन तो कर सकते हैं, संशोधन तो मूल अधिकार में कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आपको मौलिक अधिकार में ही मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के पुनरावलोकन का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद DPSP से संबंधित विवाद देख लीजिए। इसमें चंपक दोराई राजन वर्सेस मद्रास, इसमें जो फंडामेंटल राइट है वो DPSP का अधीनस्थ है, यानी जो मौलिक अधिकार है वो DPSP का अधीनस्थ है, ये बताया गया। और गोलकनाथ वर्सेस मिनर्वा मिल में ये पूरक बता दिया गया, ये डिस्ट्रैक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ शॉर्टकट में। ये जो 2-3 चीज़ पूछता है, बेरूबारी, केशवानंद भारती और उसके बाद गोलकनाथ, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1 घंटा हो भी गया, मैं 1 घंटा सोच ही रहा था, 1 घंटा में निपटा देना है बाबू। तो मेहनत तो लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब आप परीक्षा से निकलेंगे तो आपका जो मेरा मेहनत है वो रंग लाएगी, आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे थे और क्या क्या आया है, ठीक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे क्लास कल से रेगुलर।